In this video, we will learn some applications of determinant, and initially I have taken two different applications. In first, area of triangle whose vertices are given. जस्ट 11th क्लास में भी हम लोग इस तरह का रिजल्ट पढ़े हैं कि कोई ट्रायंगल का अगर तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है तो इसका एरिया क्या होगा। आपको याद होगा वहां पर जो एरिया का फॉर्मूला होता है ये हाफ मॉड ऑफ, और यहां पर क्या लिखते हैं तो एक एक्सप्रेशन x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2, इस तरह का फॉर्मूला होता है। डिफरेंट फॉर्म इसको लिखते हैं जिसमें एक फॉर्म ये भी है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसी को हम अगर डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखें तो हाफ मॉडुलस ऑफ, आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आप अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो x1 फर्स्ट कॉलम से ठीक रहेगा ना, क्योंकि बाहर में एलिमेंट आप देख रहे हैं जो x1 x2 x3 है। तो इट वुड बी बेटर टू प्रूव दिस इक्वल्स दिस by expanding this along first column। तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे x1 के साथ क्या आएगा, ये खत्म होगा y2 माइनस y3, सही है ना। और फिर आता माइनस x2 और इसके साथ ये खत्म होता y1 माइनस y3 आता। ध्यान देंगे माइनस x2 आता और यहाँ पर y1 माइनस y3 आता। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए प्लस हो गया और ये भी रिवर्स कर दिए, y1 माइनस y3 की जगह पर y3 माइनस y1 माइनस y2 की जगह पर y3 माइनस y1 हो गया और एक माइनस ये था, ये माइनस क्लियर है ना। और फिर यहाँ पर प्लस x3 होता और ये खत्म होता y1 माइनस y2, आप देख रहे हैं y1 माइनस y2। तो आप समझें कि इसमें कुछ नई चीज हम नहीं सीख रहे हैं। कोई अगर ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है तो उसके एरिया को डिटरमिनेंट के फॉर्म में थोड़ा सा ये याद रखना सही होगा कि तरीका क्या है। आप देख रहे हैं तीनों वर्टिसेस है ना, उसको हमने लिख दिया x1 y1 x2 y2 x3 y3 और इस जगह पर 1 1 1, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा। मोड क्यों लगाते हैं ये आप जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं तो इसमें पढ़ चुके हैं कि चूंकि रोटेशन का फर्क पड़ता है। अगर रियली ये पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म करेगा तो पॉजिटिव साइन आता है, और अगर ये क्लॉकवाइज फॉर्म करेगा, चूंकि हमने तो आर्बिट्रेरली तीनों पॉइंट को ले लिया है ना, अगर एग्जैक्ट ये प्लॉट होगा तो मे बी जिसको हम एबीसी को हमने लिया है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दिस मे फॉर्म क्लॉकवाइज रोटेशन एंड देन एरिया विल बी नेगेटिव, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर आप समझ सकते हैं सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पर मॉड ले लिया। देयरफॉर ये अगर -12 होता है तो भी 12 एरिया होगा, +12 आएगा तो भी 12 होगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन इस पर बनेगा, आप देख लेंगे एक्सरसाइज में। नेक्स्ट, थ्री लाइंस का कंकरेंट होने का कंडीशन। कोई थ्री लाइंस है वो सेम पॉइंट से पास करेगा या नहीं करेगा। आप समझ सकते हैं बात को कि कोई भी थ्री स्ट्रेट लाइंस प्लेन में है तो क्या क्या स्थिति हो सकती है। वो तीनों लाइन पैरेलल टू ईच अदर हो सकता है, ऐसे ऐसे है ना, दो लाइन ऐसे है, फिर एक लाइन इसके साथ भी पैरेलल है, तो थ्री लाइंस पैरेलल हो सकता है। फिर उसमें दो पैरेलल हो सकता है और एक इसे इंटरसेक्ट कर सकता है दोनों लाइन को, ट्रांसेंडेंटल लाइन। फिर ये तीन लाइन इस तरह से हो सकता है कि एक ट्रायंगुलर रीजन इनक्लोज कर सकता है, मतलब ये तीन लाइन में से हर एक दो लाइन एक पॉइंट पर कट करेगा। और एक सिचुएशन आ सकता है कि ये तीनों लाइन कंकरेंट हो, यानी सेम पॉइंट से पास करे। तो आप समझ सकते हैं बात को कि ये आइडेंटिफाई करना सिंपल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देख सकते हैं दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप इमीडिएट निकाल लेंगे, किसी दो का स्लोप पैरेलल मतलब सेम है तो वो पैरेलल हो गया, और तीसरे का स्लोप अगर इसके जैसा नहीं है तो ये स्थिति आएगा। अब रह गया कि तीनों का स्लोप, अगर तीनों में से किसी का भी दो का स्लोप सेम नहीं है, यानी तीनों में से कोई भी दो पैरेलल नहीं है, तब स्थिति क्या बनेगी। तो उस केस में या तो ये ट्रायंगुलर रीजन को इनक्लोज करेगा या फिर कंकरेंट होगा। तो ये हमारे लिए विशेष महत्व का चीज हो जाता है, ये मतलब मैथमेटिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसे आइडेंटिफाई करना कि वेदर दीस थ्री लाइंस विल इनक्लोज ए ट्रायंगल और द थ्री लाइंस विल बी कंकरेंट, इसके लिए कहता है कि अगर कंकरेंसी की बात है तो कंकरेंसी का कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे। आप देख रहे हैं ये तीन स्ट्रेट लाइन हमने ले रखा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें a1 b1 c1 इसमें a2 b2 c2 इसमें a3 b3 c3 है। तो कहता है ये कंडीशन क्या हो जाएगा, तो आर कंकरेंट इफ डिटरमिनेंट ऑफ, आप देख रहे हैं सारे कोएफिशिएंट को हमने बस रख दिया है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने निकाला भी था। बेसिक देखिए इसका क्या होगा, कंसेप्चुअल बात इसमें क्या होगा, ये तीनों स्ट्रेट लाइन कंकरेंट होगा। इट मींस इसमें से किसी भी दो स्ट्रेट लाइन को हम सोल्व करें, 1 2 3 कोई भी दो को सोल्व करें, और जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा वह अगर थर्ड में रखें और उसको सेटिस्फाई करें, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंडीशन आपने निकाला था। तो
तो इसे अगर सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे ओपन करंट है। तो इसके लिए जो कंडीशन हमारा आया था वो बाहर में A1 और अंदर में B2C3 माइनस B3C2 और फिर माइनस B1, इसको ऐसे करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे अगर फर्स्ट रो से, समझ रहे बात को ना। तो वो जो सोल्व करके आएगा, क्योंकि उसको हम यहाँ सोल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन अभी हम देख रहे हैं डिटरमिनेंट का, ये जस्ट आपका ध्यान आकृष्ट करवा रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसे आप जैसे भी निकालते थे डिटरमिनेंट के फॉर्म में से ऐसे कर सकते हैं। और ये भी इनफैक्ट क्या करेगा, यही करेगा। फिर क्रैमर्स रूल देखेंगे तो इसमें कुछ बात और करेंगे जो इसको रिलेट करेगा। ऐसे कि ये बहुत समझने जैसी बात है, बहुत मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है इसमें, इस बहाने बहुत सारी बात होती है क्वेश्चन में, बट अभी जरा सा वो अदर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप ये समझें कि जो कंडीशन हमने समझा था 3 स्ट्रेट लाइंस को कंकरेंट होने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, थोड़ा लंबा चौड़ा, उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी इस तरह से कर सकते हैं। तो कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें चेक करना है वो कंकरेंट है कि नहीं है, तो इमीडिएट हम डिटरमिनेंट का यूज करके चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक सिंपल प्रॉब्लम इस पर लेते हैं, इस पर हम प्रॉब्लम नहीं ले रहे हैं, जस्ट मैथमेटिक्स से कोई 3 पॉइंट्स रहेगा तो आप रखेंगे कोऑर्डिनेट, यहाँ पर सिंपलीफाई करके जो भी आएगा इसे जस्ट हम वेरीफाई करके आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए अभी हम आपको बताते हुए क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लीजिए x और y का वैल्यू 3 और 2 कर लेते हैं। देखिए यहां लिख लेते हैं समझने के लिए, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, तो x प्लस y विल बी 5, यहां -5 कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये 3 2 से पास कर रहा है। फिर ले लिए 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई मतलब 6 माइनस 2, 4 होगा ना, यहां -4 कर दिए इक्वल 0। फिर ले लिए मान लीजिए 3x प्लस 2y, समझ सकते हैं 3x कितना हो जाएगा 9 और 2/4, 9 और 4 13 होगा, तो यहां पर -13 कर दिए, दिस इक्वल 0। आप इक्वल्स 5 इक्वल्स 4 इक्वल 13 इधर भी रख सकते हैं, एक ही बात है। अब हमें चेक करना है कि कंकरेंट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे। देख रहे हैं a b c जो फॉर्म कंपेयर करेंगे, ये 1 1 और यहां पर क्या हो जाएगा -5, यहां पर 2 -1 -4 3 2 -13, ठीक है। अब ये 0 होगा कि नहीं होगा, बस ये हमें चेक करना है। आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी अगर लगा दें, चूंकि 1 1 है, यहाँ -5 है, तो अगर हम इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें और इसका 5 टाइम्स इसमें ऐड कर दें, समझ रहे हैं, ऐड क्यों करेंगे, चूंकि +5 होगा, -5 के साथ ऐड होगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो इन फर्स्ट रो वी विल गेट 2 zeros, देयरफॉर एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो ऑपरेशन हम लिख नहीं रहे हैं, जस्ट आपको समझा रहे हैं 1 2 3, और हमने क्या किया, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ -1 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 हो जाएगा, 2 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा, -1 हो जाएगा, और इसका 5 टाइम्स इसमें ऐड कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, -5 + 5, और फिर 10 इसमें ऐड होगा, क्या हो जाएगा 6, और फिर इसमें कितना 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 15 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब आप समझ सकते हैं कि इससे अगर हम 3 कॉमन ले लें, ध्यान देंगे, इससे 3 नहीं 2 कॉमन आएगा ना, थर्ड। अब देखिए बहुत सारा रास्ता, हम सिंपल इसको इसे एक्सपेंड भी कर दें, ये खत्म हो जाएगा, ये क्या आएगा -6 और ये आएगा +6, समझ रहे ना, 0 हो गया, ये दोनों 0 ही आएगा। बट हम ये करें वैसे भी नहीं सोचें, सिंपल सोचें कि ये सेकेंड कॉलम से माइनस निकाल लें, ये 3 1 हो जाएगा, 3 1, और यहां से 2 कॉमन ले लें, किससे, थर्ड कॉलम से, क्योंकि सब में तो 2 है ही फैक्टर, 0 में तो कुछ भी फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 1 आएगा, यहाँ पे 3 1 माइनस कॉमन लेने के बाद, तो 2 कॉलम इसका क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, मतलब 0 हो गया, ठीक है। तो कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन से अगर कंकरेंसी हमें चेक करना है, यूजिंग डिटरमिनेंट हम डिटरमिनेंट को सिंपलीफाई करेंगे, वो अगर 0 आता है तो कंकरेंट होगा, नहीं आता तो नहीं होगा। बट आप देखेंगे इस पर अभी हमने बात नहीं किया, ये कंडीशन सही होगा कब, जब प्रोवाइडेड द 3 लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, अगर वो तीनों लाइन पैरेलल होता है तब ये कंडीशन वायलेट कर जाएगा। ये भी थोड़ा समझने जैसी बात है, इसको आप ध्यान से समझें। कहता है कि अगर तीनों स्ट्रेट लाइंस पैरेलल हो तो उस केस में भले ही ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, बट आप समझ रहे हैं 3 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस कभी भी कंकरेंट हो सकता क्या है, वो कंकरेंसी होगा भी तो कहां, इंफिनिटी पर जाके मिलता है 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ऐसा समझते हैं ना हम लोग। तो 3 स्ट्रेट लाइंस अगर पैरेलल है तो वो कंकरेंट नहीं होगा। लेकिन इसका जो डिटरमिनेंट की स्थिति, इसको अगर आप देखें, जैसे देखिए हम सिंपल स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, x + y + 5 = 0,
2x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल्स 0, 3x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0। आप समझ सकते हैं ऑल आर डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस, कोई भी स्ट्रेट लाइन दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। बट अगर सारे के स्लोप की बात करें, इट्स स्लोप इज -1, स्लोप ऑफ दिस इज आल्सो -1, दिस इज आल्सो -1। मतलब ये तीनों स्ट्रेट लाइंस क्या है, पैरेलल हुआ ना। अब यहां पर देखिए डिटरमिनेंट अगर आप निकालेंगे तो फर्स्ट कॉलम इसका क्या हो जाएगा 1 2 3, और सेकेंड कॉलम भी क्या होगा 1 2 3। अब इसका कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो, इससे मतलब हमारा है क्या, ये सीधा 0 होगा ना, क्यों, ये दोनों क्या है, सेम है। तो समझ सकते हैं डिटरमिनेंट 0 होना सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है वो तीनों स्ट्रेट लाइन को कंकरेंट होने के लिए। सफिशिएंट कब होगा, तो डिटरमिनेंट 0 हो और तीनों स्ट्रेट लाइन में से तीनों पैरेलल एक दूसरे का नहीं हो। क्लियर है। तो इस तरह से ये दो एप्लीकेशन हुआ। और इसके बाद एक क्रैमर्स रूल है जो बोर्ड में तो नहीं पढ़ना है बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो, और मैं तो मैथमेटिक्स में उसका बहुत ज्यादा यूज करता हूं। अगर उस लेवल से आप समझें तो बहुत फायदा होगा उससे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में प्लेन का जो हम पढ़ते हैं और वेक्टर में भी, तो वहां पर कोप्लेनरिटी वगैरह बहुत सारी बात है जहां पर ये कंसेप्ट का यूज होगा। तो अब हम क्रैमर्स रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे ये क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल। एक्चुअली हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, जनरली एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स के रूप में लेते हैं। बट थोड़ा सा ज्यादा लूसिड करने के लिए, ज्यादा इसको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम पहले 2 वेरिएबल्स में इसको समझते हैं। क्योंकि 2 वेरिएबल्स आप नीचे क्लासेस से आई थिंक 9 से ही आप पढ़ रहे हैं। तो मान लेते हैं 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन ये है। आप थोड़ा समझेंगे सिंपल डिटरमिनेंट का कैसे यूज करते हैं और इसका क्या फायदा होता है। आप देख रहे हैं 1 2 जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। 2 इक्वेशंस हमने ले लिया। अब यहां पर देखिए 3 चीज हमें माना है, डेल डेल 1 डेल 2। ये डेल डेल 1 डेल 2 कैसे लिखा गया है इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे। डेल हमने कैसे लिखा है, तो जस्ट एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है जिस ऑर्डर में जैसे जहां वैसे हमने लिख दिया। देख रहे हैं a1 a2 b1 b2, ये डेल हो गया। जिसे एक्सपेंड करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 आएगा। सही है ना। डेल 1 कैसे लिखा है, तो डेल 1 लिखने में हमने क्या किया है कि जो x का कोएफिशिएंट है a1 a2 यहां पर नहीं लिखकर इसके जगह पर जो कांस्टेंट टर्म है c1 c2 इसको हमने लिख दिया। जहां पर ध्यान देंगे c1 c2 को हमने जो इक्वालिटी का साइन है उसके राइट साइड रखा है। तो x वाले जगह पर c1 c2, बाकी y वाले जगह पर सेम रहेगा b1 b2। और डेल 2 में क्या करेंगे, सेम यही काम करेंगे बट इस बार c1 c2 को x वाले जगह पर नहीं, किस जगह पर, तो y वाले जगह पर। तो y वाले जगह पर c1 c2 हमने कर लिया, उसे डेल 2 कर लिया। तो ये डेल डेल 1 डेल 2 कैसे लिखा गया, क्लियर है। नाउ डेल 1 आप देख रहे हैं, डेल 1 हमने क्या लिया है, c1 c2 b1 b2, c1 c2 b1 b2। अब गिवन इक्वेशन से जो 1 2 से हमने लिखा है, c1 को आप रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन से, क्या a1x प्लस b1y लिख दिया। c2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं a2x प्लस b2y इक्वेशन नंबर 2 से, और सेकेंड कॉलम जैसे है वैसे b1 b2। फिर हमने ऑपरेशन इसमें ऑपरेट किया, c1 चेंजेस टू c1 माइनस y c2। c1 माइनस y c2 समझ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। c1 में हमने कोई कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं किया, c1 सेम है। बाकी c2 में उससे भी मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिटरमिनेंट वही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें y से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये b1y हो जाएगा, ये b2y हो जाएगा। b1y सब्ट्रैक्ट होगा, ये कैंसिल, b2y सब्ट्रैक्ट होगा, ये कैंसिल। मतलब a1 a2 ये वाला टर्म बचेगा x के साथ। Therefore इसमें अगर x कॉमन ले लें, बिकॉज फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट में x है, x को हमने बाहर कर दिया और इस तरह से ये a1 a2 और b1 b2 रह गया। आप समझ सकते हैं a1 a2 b1 b2 को हमने क्या कह रखा है, डेल। तो इस तरह से डेल 1 इक्वल्स क्या हो गया, x इनटू डेल। इसके हेल्प से हम लिख सकते हैं x बाई डेल 1, डेल 1 को इधर लाए और डेल को इधर लाए तो 1 बाई डेल, ये भी रिवर्स हो गया। तो x बाई डेल 1 इक्वल्स 1 बाई डेल। इस फॉर्म में क्यों कह रहे हैं समझते हैं आगे। सिमिलरली अगर डेल 2 को लेकर हम स्टार्ट करें तो समझ सकते हैं जिस तरह से डेल 1 में आपने जस्ट यहां पर इससे रिप्लेस किया था, तो डेल 2 जब हम लेकर शुरू करेंगे ये a1 a2 यहां पर ऐसे ही रहेगा और यहां पर c1 c2 का मान यहां से रखेंगे। इस बार ऑपरेशन क्या करेंगे, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x का लॉट कैंसिल हो जाएगा, y फिर दोनों में आएगा, y को हमने बाहर कर दिया
और डेल टू इक्वल्स क्या हो जाएगा वाई डेल। थोड़ा सा समय को बचाने के लिए और बोर्ड का जगह देखते हुए हमने इसे सिमिलरली लिख दिया है। आप समझ सकते हैं सेम स्टाइल, जैसे इसको अगर आप समझ रहे हैं सेम स्टाइल से सिमेट्रिकल वर्क इसमें किया है। तो डेल टू इक्वल्स वाई टू डेल आएगा और देयरफॉर यहां से y बाई डेल टू इक्वल्स 1 बाई डेल हो गया। और ये a एंड b से समझ सकते हैं 1 बाई डेल इसके लिए इक्वल 1 बाई डेल इसके लिए इक्वल, इट मींस x बाई डेल 1 इक्वल्स y बाई डेल 2 इक्वल्स 1 बाई डेल। और एक तरह समझिए कि ये फॉर्मूला हो गया हमारा x y का वैल्यू निकालने के लिए। x y का वैल्यू आप समझ सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट से x विल बी इक्वल टू डेल 1 बाई डेल और y विल बी डेल 2 बाई डेल। क्लियर है ना? यानी फर्स्ट एंड लास्ट से x का वैल्यू होगा डेल 1 बाई डेल और y का वैल्यू डेल 2 बाई डेल। अब देखिए यहां से जो एप्लीकेशन इसका है ये समझना, x और y निकल गया, बट हमने जानकर दो वेरिएबल का इसलिए लिया कि इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझते हैं बात को 9th क्लास से। अब आप इसमें ये समझिए कि क्या ये ऑलवेज पॉसिबल होगा। आप समझ सकते हैं कि व्हेन एवर डेल विल बी जीरो, तो उस केस में डेल 1 बाई जीरो, डेल 2 बाई जीरो, डेल 1 डेल 2 कुछ भी हो, अगर डेल जीरो होता है तो इस केस में इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर है ना? अब यहां मैथमेटिकली समझिए कि डेल जीरो का मतलब क्या हुआ। आप समझ सकते हैं डेल क्या है, डेल देख रहे हैं, डेल ये है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 आएगा। तो दिस इक्वल्स a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम समझ सकते हैं कि डेल अगर जीरो होता है तो ये इंप्लाई करेगा a1 b2 माइनस, या डायरेक्ट करते हैं, ये जीरो होगा मतलब a1 b2 इक्वल्स a2 b1, और यहां से कर सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2। अब आप याद कीजिए 9th क्लास में ये कंडीशन कब अप्लीकेबल होता है, a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 अगर होता है तो फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में अभी नहीं कह सकते। अगर इसके सॉल्यूशन के बारे में कब कहेंगे, तो अगर ये बराबर हुआ, जैसे ये अगर हो गया तो इसके बाद दो केस में इसको हम समझते थे, a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 है, और अगर ये c1 बाई c2 भी हो जाए, इट मींस कि इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और ये कब होगा, तो समझ सकते हैं दोनों इक्वेशन जब क्या होगा, सेम होगा। दोनों इक्वेशन भले दो है बट वो दोनों सेम है। जैसे सेम का मतलब क्या हुआ, एक इक्वेशन अगर x प्लस वाई इक्वल्स 3 है तो दूसरा 2x प्लस 2y इक्वल्स 6 इस टाइप से हो सकता है। आप समझ सकते हैं ये कहने को दो इक्वेशन है बट ये क्या है, एक ही है। इस केस में क्रैमर्स रूल हमारा फेल कर जाएगा। हम दोनों को एक इक्वेशन समझेंगे और इसे सोल्व करेंगे, जाहिर है इसका इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो y इक्वल्स k कह लिए और x इक्वल्स क्या हो जाएगा 3 माइनस k, जहां k कोई भी रियल नंबर होगा। तो मैं कह रहा हूं कि क्रैमर्स रूल अगर आप लगाते हैं, डेल अगर जीरो हो जाता है तो ये क्रैमर्स रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब डेल जीरो होगा तो क्या होगा, तो ये बात तो होना ही होना है। अब नेक्स्ट, सिर्फ ऐसा होने से सॉल्यूशन नहीं होगा ये जरूरी नहीं है। ये होने के बाद अगर ये c1 बाई c2 हो जाता है, इच इक्वल्स c1 बाई c2, तो देन सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन इनफिनिटी मेनी होगा। और हम दो इक्वेशन में से किसी एक को सोल्व करेंगे। और कैसे सोल्व करेंगे, समझ सकते हैं वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है, तो किसी एक वेरिएबल को सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कर लेंगे। आप k नहीं कहिए, लैम्डा कहिए, c कहिए, k कहिए, t कहिए, जो भी कहिए, और बाकी एक वेरिएबल का मान इन टर्म्स ऑफ k c लैम्डा t जो भी माने हैं उसके टर्म में निकाल देंगे, वेयर k कोई भी रियल नंबर होगा। एक्चुअली ये इन्फिनिटी इन नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि k का इनफिनिटी मेनी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो मैथमेटिकली हम इसको समझते हैं इन्फिनिटी इन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है। अब रहा कि अगर ये इसके इक्वल नहीं है, समझ सकते हैं x प्लस वाई 3 है, 2x प्लस 2y 6 नहीं है, इसके जगह पर कुछ और है, मान लीजिए इसके जगह पर 8 है, तो समझ सकते हैं ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं देगा, बिकॉज x प्लस वाई 3 है और ये x प्लस वाई 4 कहेगा। तो ऐसा कोई x y साइमल्टेनियसली नहीं मिल सकता है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। x प्लस वाई 3 और x प्लस वाई 4 एट द सेम टाइम कैसे होगा, तो इस केस में हमने क्या समझा था, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब ये फाइनल बात क्या समझना है हमें, कि अगर इस तरह का इक्वेशन हमें सोल्व करना है तो हम डेल तो निकालेंगे ही, डेल 1 भी निकालेंगे, डेल 2 भी निकालेंगे। और अगर डेल जीरो नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सॉल्यूशन हमारा डेल 1 बाई डेल और y का डेल 2 बाई डेल हो जाएगा। और डेल अगर जीरो है
तो फर्दर हमें फिर चेक करना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि डेल अगर 0 होगा तो कब होगा सॉल्यूशन, तो जब ये भी बराबर होगा। अब सोच सकते हैं ये बराबर होगा, इट मींस मैथमेटिकली अगर बात करें तो डेल 1 डेल 2 डेल 3 सॉरी डेल 1 डेल 2 ही इसमें है ना, 3 वेरिएबल में डेल 3 आएगा। ये तो समझ चुके हैं ना। रिजल्ट यहां पर सिर्फ छोड़ते हैं और इसको थोड़ा सा मिटाते हैं जगह बनाने के लिए। जब a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 इक्वल्स c1 बाई c2 होगा तो इस केस में सॉल्यूशन होगा। आप समझ सकते हैं इस केस में जो डेल 1 होगा हमारा c1 बाई c1 c2 और ये b1 b2, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू b2 c1 माइनस b1 c2 माइनस b1 c2, इसका वैल्यू 0 होगा डेल 0 होने के बाद। और डेल 2 का वैल्यू क्या होगा, डेल 2 का वैल्यू देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं a1 c2 माइनस a2 c1, ये भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन होगा तभी सॉल्यूशन हो रहा है। a1 c2 विल बी इक्वल टू a2 c1, देयरफॉर a1 c2 माइनस a2 c1, c1 छूट रहा है, a2 c1 क्या हो जाएगा 0। फिर b2 c1 माइनस b1 c2, आप समझ सकते हैं ऐसा होगा तभी सॉल्यूशन होगा। हमें bc को रिलेट करना है, इसको ले लीजिए b2 c1 इक्वल्स b1 c2, देयरफॉर b2 c1 माइनस b1 c2 क्या होगा 0। तो कंक्लूजन ये रहा कि अगर टू वेरिएबल्स की बात करें तो डेल 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमको, और सॉल्यूशन इस तरह से होगा। अगर डेल 0 है तो देन देयर अराइजेस टू केसेस। फर्स्ट केस कि व्हेन डेल 1 एंड डेल 2 आर आल्सो 0, तो इसका इनफिनिटी मिनी सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन पेपर्स के फार्मूला से नहीं मिलेगा। फार्मूला यहां पर रखोगे 0/0 आएगा, 0/0 आएगा। जबकि हम समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन इसका होगा, और वो कैसे होगा तभी हमने बताया कि किसी सिस्टम का कोई सा एक इक्वेशन लेंगे, उसको सोल्व करेंगे कैसे, किसी एक वेरिएबल को के कह लेंगे। हम y को कह लिए, आप x को कह ले सकते हैं, x को ही कहा जा सकता है, तो y का मान निकालेंगे के टर्म में जहां के कोई रियल नंबर होगा। और अगर डेल 1 डेल 2 में से कोई 0 नहीं होता है, उस केस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ सकते हैं वो कब होगा, जब दिस इक्वल्स नहीं होगा तब। और पहले समझते हैं जब ऐसा होगा कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि ऐसा होगा तभी हमने क्या कहा, a1 c2 विल नॉट बी इक्वल टू a2 c1, देयरफॉर दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है। डेल अगर 0 नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन, डेल 0 हुआ तो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा डेल 1 डेल 2 के वैल्यू पर। अगर वो दोनों 0 आता है तो सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा, इनफिनिटली मिनी होगा। और अगर डेल 1 डेल 2 में से कोई भी 0 नहीं होता है, उस केस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सेम सिमेट्रिकल वे में हम 3 वेरिएबल्स में इसका एप्लीकेशन करेंगे। 3 वेरिएबल्स में अब हमको क्रैमर्स रूल फॉर 3 वेरिएबल्स लिखेंगे। थोड़ा जगह का कमी के कारण हमने थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स लिखा है। आप फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, हमने 3 इक्वेशंस लिया है, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल x, y एंड z। a1 b1 c1 का लॉट, a2 b2 c2, a3 b3 c3 सबके साथ x y z देख रहे हैं आप, इक्वल्स कांस्टेंट d1 d2 d3 कर लिया हमने। सेम उसी स्टाइल से 2 वेरिएबल में हमने समझाया था। डेल आप कैसे लीजिए, तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट जो है वेरिएबल का, मतलब x y z का कोफिशिएंट जिस ऑर्डर में लिखा है बस लिख दिया हमने, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब समझ सकते हैं डेल 1 लिखना है तो x के जगह पर हम कांस्टेंट टर्म लाएंगे, जो कांस्टेंट टर्म से क्या है d1 d2 d3। जब डेल 2 लिखना है तो y के जगह पर d का लॉट रहेगा, डेल 3 में z के जगह पर d का लॉट रहेगा, और बाकी लॉट जैसे x y z का यहां पर था ना इसमें वही रहेगा। मतलब डेल 1 में यहां d हो गया, बाकी b c का लॉट सेम इसमें डेल 1 में, डेल 2 में y के जगह पर d हो गया, बाकी x और z का लॉट सेम, यहां z के लॉट में d हो गया, x और y का लॉट सेम। जस्ट उसी मैनर में, उसी फैशन से हमने लिखा है जैसे 2 वेरिएबल में लिखा था। और जैसे वो हमने डेल 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ भी डेल 1 से स्टार्ट किया हमने। डेल 1 ये हुआ, और वहां c1 c2 का वैल्यू रखा था हमने, यहाँ पर d1 d2 d3 का वैल्यू रख दिया। यहां से आप समझ सकते हैं d1 ये, d2 ये, d3 ये हो जाएगा। और इसके बाद ये दोनों कॉलम के हेल्प से हम b और c का जो लॉट है उसको कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो समझ सकते हैं यहाँ b के लॉट में y से मल्टीप्लाई है, तो ऑपरेशन हमने क्या किया, c1 चेंजेस टू c1 माइनस इसके सारे एलिमेंट में y से मल्टीप्लाई कर दिया,
मतलब माइनस वाई सी टू, यानी सेकंड कॉलम में वाई से मल्टीप्लाई करके C1 में सब्ट्रैक्ट किया। और फिर C के लॉट में आप देख रहे हैं एवरीवेयर Z है, तो हमने थर्ड कॉलम में Z से मल्टीप्लाई किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया। आप समझ सकते हैं ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ A का लॉट A1 A2 A3 विथ x, बाकी B1 B2 जो भी है C1 C2 वैसे रहेगा। और इसमें फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट में x है, जैसे वहां हमने कॉमन लिया था कॉमन ले लिया। और इसके बाद A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 समझ सकते हैं ये क्या हो गया, डेल हो गया। तो डेल 1 इक्वल्स x डेल आया जैसे वहां आया था। तो देयरफॉर यहां से कर सकते हैं डेल 1 बाई x, यानी x को इधर कर दिए, यहां उल्टा लिख दिए x बाई डेल 1 को इधर कर लिए, डेल को इधर कर लिए। तो x बाई डेल 1 इक्वल्स 1 बाई डेल, जिसको कि हमने a कहा है, और ये y बाई डेल 2 और ये z बाई डेल 3। तो x बाई डेल 1 इक्वल्स 1 बाई डेल, क्लियर है। डेल 1 को इधर हमने कर लिया, डेल को इधर कर लिया। अब सिमिलरली का मतलब क्या हुआ, फिर हम डेल 2 से स्टार्ट करते हैं। समझ सकते हैं डेल 2 होता है यहाँ पर, और डेल 2 में क्या होता है, d1 d2 यहाँ पर होता है। तो हम ये तीनों जो वैल्यू देख रहे हैं आप d1 d2 d3 का, यहाँ पर पुट करते हैं, और इस बार इसमें x से मल्टीप्लाई करते, इसमें z से मल्टीप्लाई करते और सब्ट्रैक्ट करते सेकंड में। तो समझ सकते हैं यहाँ सिर्फ y का लॉट बचता, y कॉमन लेते हैं सेकंड कॉलम में, चूंकि सब में y है, क्लियर है ना। तो इस तरह से यहाँ पर डेल 2 इक्वल्स क्या आता, तो डेल 2 इक्वल्स y इंटू डेल आता, जहां से y बाई डेल 2 जैसे x के लिए लिखे वैसे ये हो जाता है। मतलब इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। तो जगह का अभाव है इसलिए डेल 2 को हम निकाल नहीं रहे हैं, और जस्ट सिमेट्रिकल वैसे ही निकालेंगे। और इस तरह से ये तीनों से देख रहे हैं ये सारा का सारा 1 बाई डेल के इक्वल्स है। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, x बाई डेल 1 इक्वल्स y बाई डेल 2। 2 वेरिएबल में यहीं पर जाकर खत्म हो गया था, 1 बाई डेल हो गया था। 3 वेरिएबल्स है तो z बाई डेल 3 भी होगा और 1 बाई डेल हो जाएगा। आप समझ सकते हैं यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट हमें देगा x का वैल्यू डेल 1 बाई डेल, y का वैल्यू डेल 2 बाई डेल, z का वैल्यू डेल 3 बाई डेल। इस तरह से x बाई डेल का वैल्यू निकल जाएगा। बट फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन है, हमने क्या समझा, x का वैल्यू डेल 1 बाई डेल, y का वैल्यू डेल 2 बाई डेल और z का वैल्यू डेल 3 बाई डेल। बट अगेन अगर डेल्टा 0 होता है तो समझ सकते हैं कुछ में भी जीरो से डिवाइड करेंगे, फिर वही समस्या, ये कोई रियल बात, रियल सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो डेल अगर 0 होता है तो फिर हमें क्या करना है। अब यहां से थोड़ा सा बहुत कंसेप्चुअल बात समझने जैसा होता है, पहले थोड़ा सा समझा लेते हैं और फिर इसका वर्किंग रूल आपको समझाते हुए लिख लेंगे। डेल अगर 0 होता है तो हमें क्या करना है, फिर हम जगह यहां बनाते हैं। देखिए डेल 0 होने की स्थिति कब आएगी, तो आप पहले ये मान के चलिए कि सिस्टम में जो 3 इक्वेशंस है उसमें कम से कम 2 इक्वेशन इंडिपेंडेंट हो, तभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात हो पाएगी। मैं अभी क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से आप समझेंगे। ये नया अभी हम यूज कर रहे हैं वर्ड आपका इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ, जैसे भी आपने 2 वेरिएबल में देखा था x प्लस वाई इक्वल्स 3, ये थोड़ा कंसेप्चुअल बात है, थोड़ा समझेंगे मेरे साथ, पता लग सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं, बट बहुत यूजफुल है अगर इस लेवल से इस तरह से बातों को आप समझते हैं तो। और आप मान लीजिए, जान लीजिए कि IIT विदाउट मिस हर एक साल इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन बेस्ड पूछता है विदाउट मिसिंग, और थोड़ा सा घुमा देगा। और इस तरह से घुमा के अगर बातों को नहीं समझेंगे राउंड करके ना, तो वो क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा। इजी गोइंग फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन नहीं रहता है। तो अभी मैं कह रहा हूं x प्लस वाई इक्वल्स 3 है, और फिर हमने एक लिखा था 2x प्लस 2y इक्वल्स 6, तभी ना सोल्यूशन हो पाया था। अगर यहां 6 के अलावा कुछ और रखेंगे तो सोल्यूशन नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। तो इस केस को हम कहेंगे कि ये इक्वेशन इस पर डिपेंडेंट है, या ये इस पर डिपेंडेंट है। मतलब सिस्टम में 2 इक्वेशन है बट इंडिपेंडेंट एक ही है, मींस कि दूसरा डिपेंडेंट है उस पर। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई एक इक्वेशन इसमें जो x y का वैल्यू तय कर देगा। जैसे मान लीजिए यही x का वैल्यू 1 तय करता है, y का वैल्यू 2 तय करता है, तो x इक्वल्स 1 y इक्वल्स 2 विल आल्सो सैटिस्फाई दिस वन। यानी ये इससे बाहर की बात नहीं कर सकता है। जिस x y पर ये एग्री करेगा उस x y पर इसे एग्री करना पड़ेगा। ऐसे 2 इक्वेशन को बोलते हैं हम कि ये दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, यानी 2 है लेकिन एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है उस पर। अब कौन इंडिपेंडेंट है, तो कोई भी इंडिपेंडेंट है, बाकी जो बच गया डिपेंडेंट है उस पर। यानी कोई एक की बात दूसरा मान लेगा, मानना पड़ेगा। फिर ध्यान देंगे, समझ सकते हैं यहां पर अगर हम 8 कर देंगे तो सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसे 2 इक्वेशन को हम कहते हैं क्या, तो ये इनकॉन्सिस्टेंट है।
यानी परस्पर विरोध करने वाला है। ये जो कहेगा कभी नहीं ये मानेगा, क्योंकि ये x प्लस वाई 3 करने का प्रयास करेगा एक्स वाई का वैल्यू पुट करके, और ये 4 मांगता है। तो ऐसे दो इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कहेंगे, जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा। और समझ सकते हैं बात को कि ये दोनों केस में हमने क्या किया है, तो क्लेवरली हमने x और y का जो टर्म है इसमें सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल्स 13, और अगर यहां हम 4x प्लस 6y लिखे, हम 2 से मल्टीप्लाई करें, हम 3, 5 किसी से कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये इक्वेशन और यहां इक्वल्स हम क्या लिखेंगे जिसका सॉल्यूशन होगा, तो आप समझ सकते हैं जस्ट इसका दोगुना किए हैं, इसका भी दोगुना किए हैं, तो यहां भी हम इसका दोगुना करेंगे तभी सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज 26 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर यहां 30 कर देते हैं तो क्या सॉल्यूशन होगा? 25 कर देते हैं, क्या सॉल्यूशन होगा? जाहिर नहीं होगा। ऐसे दो इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कहेंगे। और अगर यहां 26 रखते तो फिर ये डिपेंडेंट हो जाता, मतलब 2 है लेकिन एक डिपेंडेंट हो जाता उस पर। यानी सिस्टम में एक इक्वेशन इंडिपेंडेंट रहता है। कौन? तो कोई भी, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, और एक जस्ट वही है जो पहला है। सही है? तो ये केस आप समझ रहे हैं ना, मैंने क्या कहा? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इनकंसिस्टेंट। होता क्या है कि अगर दो वेरिएबल में एक इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन पर अगला डिपेंडेंट इक्वेशन लिखना ये बहुत आराम से पकड़ में आ जाता है। कैसे पकड़ में आ जाता है? तो समझ सकते हैं, इसमें सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये डिपेंडेंट होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। यहां 4x हमने लिखा था, यहां 6y की जगह पर अगर 9y लिखते, 6y की जगह पर 7y लिखते, तो आप समझ सकते हैं कभी भी डिपेंडेंसी की बात ही खत्म हो जाती। उस केस में ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाता। ये जरा ध्यान से समझेंगे मैं क्या कर रहा हूं। जैसे 2x प्लस 3y है, यहां 4x माइनस 7y कर देंगे, यहां कुछ भी करते 35, 165, तो अब ये सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? यहां 4x हमने किया था, तो यहां पर 6y प्लस 6y करते तभी डिपेंडेंसी की बात होती। अगर 6y कर देते तो क्या डिपेंडेंट हो ही जाता? जवाब होगा नहीं। 6y करते तो यहां भी अगर हम जस्ट 13 का ट्वाइस करते, अगर यहां हम 6 करते मींस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर 9y करते, और यहां पर 13 का 3 टाइम्स 39 करते तो डिपेंडेंट होता है। और 39 के अलावा कुछ और भी करता है तो फिर ये डिपेंडेंट नहीं होता, इनकंसिस्टेंट होता है। तो दो वेरिएबल में एक इक्वेशन है, उस एक इक्वेशन पर अगला इक्वेशन डिपेंडेंट लिखना या ऐसा इक्वेशन लिखना सो दैट दोनों इनकंसिस्टेंट हो जाए, तो ये दोनों चीज बड़ी आराम से पकड़ में आ जाएगा। क्या? तो हम देखेंगे कि एक्स वाई के कोएफिशिएंट में सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है क्या है। अगर हुआ है तो उसी लेवल का इधर भी मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। उसी लेवल का मल्टीप्लिकेशन इधर भी हुआ है 39 जैसे मैंने समझाया था, तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा एक इक्वेशन दूसरे पर। मैं 3 वेरिएबल की बात में मैं वही चीज समझा रहा हूं कि 3 वेरिएबल में जैसे देखिए अभी हम कुछ सिचुएशन ले रहे हैं, जरा ध्यान से इसको समझेंगे, बार बार मैं कह रहा हूं। जैसे देखिए अभी हम कोएफिशिएंट सिंपल 1 लेते हैं, समझने में सुविधा होगी। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 3, फिर यहां लिखते हैं 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स 7। आगे हम कुछ लिखे ना लिखें, सिर्फ यहां तक देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पर डिपेंडेंसी है एक्स वाई जेड का, 2 से मल्टीप्लाई हमने किया है, और जिस लेवल का डिपेंडेंसी इधर है उस लेवल का डिपेंडेंसी इधर होना चाहिए था, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 होना चाहिए था, बट ये 7 है। तो ऐसा एक्स वाई जेड कोई भी नहीं आएगा जो दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ सोल्व करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और समझ सकते हैं, इफ वी टॉक अबाउट सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम, इट मींस द सॉल्यूशन शुड सेटिस्फाई ऑल द इक्वेशंस ऑफ दैट सिस्टम। और यहां पर 2 इक्वेशंस है, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये क्लियर है? यही बात खत्म हो जाती। आगे अगर हम कुछ और लिखते 3x प्लस 7y माइनस 9z इक्वल्स 5, कुछ भी लिखते, ये क्या होता है? इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। बट यहां अगर 6 लिखते तो समझ सकते हैं सॉल्यूशन अभी जिंदा है, सॉल्यूशन अभी हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन तो एक ही हो गया, दोनों इक्वेशन क्या हो गया? सेम हो गया। अब सेम हो गया तो अब हम इसमें से इसको मिटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम में 3 इक्वेशन है, बट हमारे पास कितना इक्वेशन है? 2 ही इक्वेशन है। एक ये है और इसको दिमाग से डिलीट कर दीजिए, ये है और ये है।
अब इस दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, समझ सकते हैं x के जगह पर 3x है तो यहाँ पर 3y कहाँ है, ये तो अलग है ना, तो बात खत्म हो जाती है, दोनों इंडिपेंडेंट हो गया। अब वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है तो सॉल्यूशन तो होगा। कैसे सॉल्यूशन होगा, तो कि इसमें किसी भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को z मान लेंगे। जैसे मान लीजिए इसको, सॉरी z मान लेंगे, गलत बोल दिए, z को हमने k कर लिया, आप x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं। मतलब ये इक्वेशन का सिस्टम का इक्वेशन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, इसको मिटा ही देते हैं। अब सिर्फ ये रहा, यानी ये दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन क्या है, इंडिपेंडेंट है। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, तो समझ सकते हैं सॉल्यूशन की बात अगर करेंगे तो इसमें किसी एक को हम k कह लेंगे। मान लेते हैं z का वैल्यू k हमने कह लिया। इस केस में ये इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 3 माइनस k कह सकते हैं और एक हो जाएगा 3x प्लस 7y इक्वल्स 5 प्लस 9k, माइनस 9k होगा ना, इधर कर लिए। इसको हम सोल्व करेंगे x y के लिए, आप समझ सकते हैं जैसे भी वो x y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ k। हमारा आंसर होता है x का वैल्यू सम फंक्शन ऑफ k, जो भी आता k के टर्म में ही आएगा ना कुछ है, और y भी आता है सम एक्सप्रेशन इन k, और z इक्वल्स क्या होता है k, जहां k क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसको हम कहेंगे इंफिनिटी इन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, चूंकि हमें एक कांस्टेंट का, एक वेरिएबल का वैल्यू डालना पड़ रहा है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें क्या है, k है। फिर मैं कह रहा था कि अगर ये तीनों इक्वेशन इस तरह से होता है, ध्यान देंगे, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 3 है, 2x प्लस 3y सॉरी 2y प्लस 2z इक्वल 6 होता है। फिर 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स 9 होता है। आप समझ सकते हैं कि ये कहने को 3 इक्वेशंस है, बट इसमें इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितना है, तो इंडिपेंडेंट इक्वेशन मात्र एक है। दिस वन को अगर हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, इसी से हम इसको भी ऑब्टेन कर सकते हैं, इसी से इसको भी ऑब्टेन कर सकते हैं, बाई मल्टीप्लाइंग 2, ऐसे मल्टीप्लाइंग बाई क्या है, 3, तो ये आ जाएगा। तो एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन रहा। अब ये सिस्टम का सॉल्यूशन की बात करें तो सिर्फ इस एक इक्वेशन को जितना सेटिस्फाई कर सकता है एक्स वाई जेड, वो सारा एक्स वाई जेड सर्टेनली दीज टू इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। कोई कारण नहीं है कि ये दोनों को नहीं करेगा, इसको करेगा। ये आप समझ रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो समझ सकते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो एक से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए जेड का वैल्यू k1 हम कर लिए, तो अभी भी तो दो वेरिएबल है, फिर किसी एक को और हम k2 कह लिए, अब जाकर इसमें एक वेरिएबल x बचा और एक इक्वेशन बचा। समझ सकते हैं जितना वेरिएबल उतना इंडिपेंडेंट इक्वेशन रहेगा, तभी सॉल्यूशन निकाल पाएंगे हम। अब वेरिएबल 3 है तो इक्वेशन एक है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं। अब इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, तो कैसे होगा ये आपको समझा रहे हैं। किसी दो वेरिएबल को दो कांस्टेंट मान लीजिए, हमने k1 k2 कहा है, आप kc कह लीजिए, kt कह लीजिए, लैम्डा म्यू कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, और हम एक वेरिएबल जो रिमेनिंग रह गया उसका वैल्यू निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई माइनस जेड मीन्स माइनस k1 माइनस k2। ये x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हमने k2 कहा है, z का वैल्यू हमने k1 कहा है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, जहां k1 और k2 ये दोनों बिलोंग करेगा रियल नंबर फैमिली से। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी स्क्वायर इन नंबर। चूंकि इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लॉजिकली आप समझें कि इससे कहने से क्या मतलब होता है। आप देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह में इन बातों का बहुत मतलब होगा कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, और अगर वो सारा इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है तो उसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाता है। मैंने कहा ना कि इसका बहुत ज्यादा यूज करता हूं मैं, और ये बहुत सारे क्वेश्चन में इतना ज्यादा कंसेप्चुअल है ना ये, कि बस मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझें, फिर देखेंगे इसका बहुत फायदा होगा हमें। तो इन्फिनिटी स्क्वायर नंबर क्यों हुआ, क्लियर है। और जबकि सिस्टम में दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन था, तो वेरिएबल 3, इंडिपेंडेंट इक्वेशन 2, तो हम किसी एक वेरिएबल को ही k कह लेंगे, तो बाकी दो वेरिएबल बचेगा, दो इक्वेशन है तो सॉल्यूशन हो ही जाएगा, तो वो इन्फिनिटी नंबर हो गया। अब आपको ये समझना है कि 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन अगर इस वैरायटी का है, इसमें कोई क्रैमर्स रूल की जरूरत नहीं है, इसे हम ऐसे ही देखेंगे। फिर रहा कि अगर यहां 6 नहीं होता 7 होता है, तो उस केस में जाहिर है इस केस में सॉल्यूशन होगा ही नहीं, भले ये 9 है, यही 6 रहता, ये 9 के अलावा कुछ और होता, 11 होता, 10 होता, 8.5 होता, अब भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये आराम से आपको पकड़ा जाएगा। मतलब कि दो वेरिएबल में अगर दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन कम से कम नहीं है, तो ये केस आराम से पकड़ा जाएगा।
जाहिर है कि अगर एक ही इंडिपेंडेंट इक्वेशन है तो इस पर डिपेंडेंसी लिखेगा तो एक ही उपाय है, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखेगा और ये आराम से पकड़ में आ जाएगा कि इधर उसी लेवल से मल्टीप्लाई किया है या नहीं किया है। किया है तो ठीक है, जैसे भी बताया इनफिनिटी स्क्वायर नंबर होगा, और एक जगह भी ये वायोलेट कर रहा है, जैसे यहां किया है यहां नहीं किया है, तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर यहां भी 7 कर दे तो भी नहीं होगा। ये क्लियर है, ये आराम से पकड़ा जाएगा। लेकिन देखिए क्रैमर्स रूल थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि ये एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन की बात नहीं करता, जनरली दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन की बात करता है। अब दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन में ये पकड़ पाना कि यह सिस्टम का सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये मुश्किल थोड़ा है। उसके लिए क्रैमर्स रूल का एप्लीकेशन हम करते हैं और इस तरह से इसको समझेंगे तभी हम उसको समराइज करके लिखेंगे तो वो अप टू मार्क समझ में आएगा आपको। जैसे देखिए अभी हम फिर एक ले रहे हैं इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 3 और एक ले लिए 2x माइनस वाई प्लस 3z, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स 4। अब आप समझ सकते हैं, फिर अगर हम एक इक्वेशन इसमें ले लें 5x माइनस वाई प्लस 7z इक्वल्स 11। अभी थोड़ा समय ज्यादा लगेगा इसलिए हम इस पर ज्यादा आपको नहीं करें, वरना क्लास में जहां पर रोक के हम बच्चों को कहते हैं सोल्व करें इसको, मैं आपको समझा दे रहा हूं कि यहां पर ये पकड़ना कि ये सिस्टम में कितना इंडिपेंडेंट इक्वेशन है ये कैसे तय होगा। आप समझ सकते हैं, ये दोनों देखकर आप कह सकते हैं कि कम से कम दो इंडिपेंडेंट तो श्योर है। ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्यों, यहां 2x है, यहां पर 2y नहीं है ना, 2z नहीं है ना, बात खत्म। दो इंडिपेंडेंट तो होगा ही। अब ये दोनों से अगर हम कोई डिपेंडेंट इक्वेशन लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू, तो उसे हम इतना घुमा के लिख सकते हैं कि रहेगा तो वो डिपेंडेंट कौन, जैसे ये थर्ड है तो मे बी कि ये दोनों पर डिपेंडेंट हो, ये दोनों इंडिपेंडेंट है और ये दोनों पर ये डिपेंडेंट है। मींस ये दोनों मिलकर जो एक्स वाई जेड तय करेगा, यानी ऐसा एक्स वाई जेड जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वह इसको भी कर देगा, सर्टेनली सेटिस्फाई करेगा। ऐसा इतना घुमा के लिखा जा सकता है कि नहीं पकड़ में आएगा। अगर तीनों इंडिपेंडेंट है तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तब तो क्रैमर्स रूल हमारा है ही। समझे बात को, मैं समझा रहा हूं कि डेल जब 0 होगा, और डेल 0 कब होगा, जब तीनों इक्वेशन का जो हमारा पार्ट है इसमें एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट है इस पर डिपेंडेंसी की बात रहेगी, तभी डेल 0 होगा। और वो भी इंडिपेंडेंसी कैसा रहेगा, तो कम से कम सिस्टम का दो इंडिपेंडेंट रहेगा। अगर सिस्टम का एक ही इंडिपेंडेंट है तो वो केस अभी हमने आपको समझाया, तब तो बड़ी आराम से पकड़ में आ जाएगा सॉल्यूशन उसका होगा कि नहीं होगा। होगा तो इनफिनिटी स्क्वायर नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं, आप समझ ही रहे हैं। तो यहां पर अब ये चेक करना, मैंने देखिए क्या किया है, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है इस इक्वेशन में, और जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने ऐड करके लिख दिया है। आप देख रहे हैं ये 4x प्लस x 5x हो जाएगा, इसका ट्वाइस माइनस 2y ऐड होगा y में माइनस y, ये 3 into 2 6z प्लस z 7z, और यहां 4 into 2 8, 8 प्लस 3 क्या हो गया 11। अब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों जो x y z कहेगा उस पर इसको पक्का मानना पड़ेगा, नहीं मानने की बात ही नहीं होती है। जैसे हमने जान के इसे सेट करके लिखा है, आप देख रहे हैं x इक्वल्स y इक्वल्स z इक्वल्स 1, इसका एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है ना, ये देख लीजिए, ये इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये 2 माइनस 1 है ना, x का y का z का सबका वैल्यू 1 पुट करना है, 2 माइनस 1 1 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया, 4 इक्वल्स 4, सही है। अब देखिए ये 1 1 ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 5 माइनस 1 4 प्लस 7 11 कर रहा है। यहीं पर अगर हम 11 के अलावा कुछ और रख देते हैं तो अब आप समझ रहे हैं इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस लेवल का काम हम इन दोनों के हेल्प से एक्स वाई जेड की बात हमने लिखा है, कांस्टेंट को उस तरह से हमने नहीं रखा है, इसको अलग कर दिया है। अब इस चीज को आप समझिए कि अगर हम डेल का डिटरमिनेंट यहां पर लिखेंगे तो डेल का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 1 1 2 माइनस 1 3 और 5 माइनस 1 7। आप समझ सकते हैं कि ये 0 होगा। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी लाइए दिमाग में, क्यों 0 होगा,
तो सिंपल बात है कि इसका दुगना करके इसको जोड़कर हमने थर्ड कॉलम को लिखा है, ये थर्ड कॉलम हमारा। तो जस्ट इसमें ऑपरेशन अगर कर, सॉरी थर्ड रो, गलती इस कॉलम को दिए, थर्ड रो में हम ऑपरेशन कर दे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 माइनस 2R2। देख रहे हैं इसमें दुगना किए थे, इसमें एक गुना किए थे, मैंने गुना किए ही नहीं थे, और दोनों को क्या ऐड कर दिए थे। ये आप करेंगे जिसके हर एक जगह पर जीरो आएगा कि नहीं आएगा, यहां सब वही रहेगा, सिर्फ ये ऑपरेशन आपको समझा रहे हैं। R3 का R1 घटेगा 4 और इसका दुगना घटाएंगे 0, समझ सकते हैं। इसमें इसको सेपरेट करेंगे -2 और इसका दुगना घटाएंगे +2, 0 हो जाएगा। 7 इसका 1 घटाएगा 6, इसका दुगना घटाएंगे 6 - 6 क्या 0। थर्ड रो सबका सब 0 हो गया, तो ओवरऑल ये डेल क्या हो गया 0 हो गया। अब आप ये समझिए कि डेल 0 होता है तो कब होता है, ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। वो कब होगा जब एक्स वाई जेड से रिलेटेड जो टर्म हमारा है तीनों इक्वेशन में, उसमें एक रो का जो डिपेंडेंसी होगा वो बाकी दोनों रो पर होगा, उस केस में 0 हो जाएगा। अब समझ सकते हैं अगर इस केस में 0 होता है तो इसमें तीनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट होगा, ये बात तो खत्म हो गई। इसमें 2 इंडिपेंडेंट होगा, 2 इंडिपेंडेंट आराम से हम देख ही रहे, 2 इंडिपेंडेंट तो है ही इसमें, दूसरी कम तो हो ही नहीं सकता, बट तीसरा इस पर डिपेंडेंट है। अब सवाल है कि डिपेंडेंट है पूरा पूरा कि नहीं, अभी तो एक्स वाई जेड की बात की है, तो कांस्टेंट की डिपेंडेंसी भी उस लेवल का है कि नहीं है। जाहिर आप देख रहे हैं 8 3 11 होता तब होता जो पहले मैंने लिखा था, बट 11 नहीं है तो नहीं होगा। अब अगर यहां पर 11 रखते हैं हम तो समझ सकते हैं कि अब पूरा का पूरा इसका जो कोएफिशिएंट 1 1 1 3 है, 2 - 1 3 4 है, 5 - 1 7 11 है, तो पूरा ये जो डिपेंडेंट है पूरा ये रो ये दोनों पर डिपेंडेंट है। अब जो डेल और डेल 1 डेल 2 डेल 3 हम ले रहे हैं उसमें घुरा फिराकर हम क्या कर रहे हैं, इसी कॉलम में से ना कोई कॉलम ले रहे हैं। जैसे देखिए यहां पर आपको थोड़ा लिख रहे हैं हम 1 1 3, ये 2 - 1 3 4 5 - 1 7 11, इस पर फोकस कीजिए। डेल में आप ये तीनों लेते हैं, जो ऑपरेशन हमने किया था इसमें 0 आया। ये जब डेल 1 करेंगे तो यहां पर खत्म करके आप इसको रखेंगे, सोचिए इसको भी रखेंगे तो डिपेंडेंसी ये तीनों, ये 3 3 ये 3, इस पर जो डिपेंडेंसी है उसी लेवल का है जैसे ये तीनों पर था लेवल का। 11 हटाते तब ना उस लेवल का नहीं होता है, तो डेल 1 भी 0 होगा ना। फिर डेल 2 में क्या करेंगे, तो डेल 2 में ये यही रहेगा, ये चीज यहां चला आएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये चीज यहां आएगा, समझ सकते हैं। फिर तो वही बात करेंगे कि सब 0 होगा ना, कहने का मतलब इसमें वही प्रॉपर्टी करेंगे तो ये सारे प्लेस पर 0 0 0 हो जाएगा, और हम डेल 1 ले डेल 2 ले डेल 3 ले कुछ भी ले, इसका थर्ड रो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बट यहां अगर 11 नहीं होता कुछ और होता तो उस केस में हमारा डेल तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड तो पहले से आप समझ रहे डिपेंडेंसी है ही। लेकिन जब डेल 1 डेल 2 डेल 3 निकालेंगे तो ये सब 0 नहीं होगा, इसमें सबका सब 0 हो जाएगा ऐसी गारंटी नहीं, कुछ हो सकता है, कुछ तो हो सकता है 2 कॉलम मिला के, बट सारा का सारा 0 नहीं होगा। अब कंक्लूड कीजिए, बातों को बहुत सारी बात हो गई कि अभी हमने क्या समझा, थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं, दिमाग को अस्थिर कीजिए और इसको ध्यान से आत्मसात कीजिए, ग्रैस्प कीजिए। अगर 3 वेरिएबल में है और एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन है तो उसे बहुत आराम से पकड़ लेंगे, सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। बट 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशन है तो आराम से नहीं पकड़ाएगा। पहले हम डेल निकालेंगे, डेल अगर 0 नहीं आता है मतलब सिस्टम का तीनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिंपल ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं इससे निकल जाएगा। और अगर डेल 0 आता है तो नेक्स्ट स्टेप में अभी ये कहना कि सॉल्यूशन होगा सिस्टम का जल्दीबाजी होगा। फर्दर हम चेक करेंगे, डेल 1 निकालेंगे, डेल 2 निकालेंगे, डेल 3 निकालेंगे। अगर वो तीनों में से कोई भी कम से कम एक 0 नहीं होता है, बल्कि आप देखेंगे एक नहीं मतलब 2 0 नहीं हो सकता, 2 0 होगा तो बाकी तीसरा भी 0 हो जाएगा। बट समझिए आप डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कोई भी 0 नहीं होता है तो सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर वो तीनों भी 0 होता है तो सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। और हमारा दिमाग क्या समझेगा कि अगर डेल 1 डेल 2 डेल 3 भी 0 हो रहा है इट मींस सिस्टम कॉन्सिस्टेंट होगा और सिस्टम में 2 इक्वेशन इंडिपेंडेंट होगा। और उस केस में हम किसी 2 को पकड़ेंगे, जैसे 11 है ना, तो हम किसी 2 को पकड़ेंगे, इसी 2 को सोल्व करेंगे। ये 2 को कैसे सोल्व करेंगे, वेरिएबल 3 है, इंडिपेंडेंट इक्वेशन 2 है, तो किसी एक को के कह लेंगे। आप जेड को भी कह सकते हैं, एक्स वाई जेड किसी को कह सकते हैं, और किसी एक को के कह के रिमेनिंग 2 वेरिएबल्स का मान हम निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ दैट के। और अवर सॉल्यूशन विल बी z इक्वल्स के, x इक्वल्स सम फंक्शन ऑफ के, y इक्वल्स सम फंक्शन ऑफ के। दिस सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड ऑन इन्फिनिटी नंबर
इन्फिनिटी इन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सही है। और अगर एक ही इंडिपेंडेंट रहेगा तो मैं बार बार कह रहा हूं उसमें कोई ज्यादा कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन रहेगा, उस केस में डेल डेल वन डेल टू डेल थ्री सबका सब जीरो हो सकता है, बट सॉल्यूशन नहीं होगा। आप समझ सकते हैं। जैसे अभी हम ये इंडिपेंडेंट की बात क्यों समझा रहे हैं, ये जस्ट क्वेश्चन रहता है आईआईटी में, अगर इस तरह से नहीं समझेंगे तो बात को नहीं पकड़ पाएंगे। दिस इक्वल्स 3, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स 7, 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स 11। आप समझ सकते हैं कि ये सिस्टम का सारा इक्वेशन क्यों एक दूसरे के साथ नहीं है। जो एक्स वाई जेड इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको नहीं करेगा, इसको भी नहीं करेगा। एक स्थिति बताया था ना आपको, यहां पर 6 रहता है, कम से कम ये दोनों तो कॉन्सिस्टेंट है ना आपस में, बट ये तो फिर चौपट हो जाता है। बट हम करें तीनों में से कोई किसी का नहीं सुनने वाला है। लेकिन इस केस में भी आप डेल निकालेंगे जीरो आएगा ना, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, समझ रहे बात को। डेल 1 निकालेंगे तो ये भी जीरो आएगा ना। क्यों जीरो आएगा, तो यहीं पर ना आप 3 7 11 रखिएगा। यहां पर क्या होगा 1 2 3, यहां पर होगा 1 2 3, दो कॉलम से जीरो हुआ ना। वैसे डेल 2 जब आप करेंगे तो यहां पर 3 7 11 रखिएगा, यहां पर 2 3 1 2 3 सेम रहेगा। डेल 3 निकालेंगे तो यहां पर 3 7 11 रखेंगे, ये 1 2 3 1 2 3 सेम रहेगा। तो सिर्फ ये याद रखना, ये समझना कि अगर डेल जीरो होता है तो डेल 1 डेल 2 डेल 3 भी जीरो हो जाएगा, तो सिस्टम का सॉल्यूशन हो ही जाएगा। ये गलत होगा। डेल जीरो होने के बाद डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों जीरो होगा तो सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। बट इफ इन द सिस्टम देयर आर एटलीस्ट नहीं कर लीजिए, चूंकि डेल हम जीरो कर चुके हैं तो 2 से तो ज्यादा। तो इफ सिस्टम हैज एग्जैक्टली 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, सिस्टम का अगर 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है तब सॉल्यूशन होगा। अगर 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन है तब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप देख रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, बाकी ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम फॉर्म कर रहा है, फिर भी हमारा डेल 1 डेल 2 डेल 3 सबका सब क्या है जीरो आ रहा है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो डेल 1 डेल 2 डेल 3 अगर जीरो होता है तो सॉल्यूशन होगा। ये कब होगा, तो जब 2 इक्वेशन कम से कम इसमें इंडिपेंडेंट होगा, जैसा भी हमने बताया था आपको। इसमें मैं क्या बताऊं, ये तो आप देख ही रहे हैं, इस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब जो है क्रैमर्स रूल का एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, इसको लिखते हैं। समझ सकते हैं, जो सिंपल एग्जाम है, बोर्ड में तो क्रैमर्स रूल है नहीं, बट इसी के आधार पर हम जो मैट्रिक्स का पढ़ेंगे ना, मैट्रिक्स मेथड पढ़ना है, बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, तो वहां भी यही कंसेप्ट यूज होगा, है ना। लीनियर इक्वेशन बहुत शॉर्टकट पढ़ना है मैट्रिक्स में, बट कंसेप्चुअल बात यह है। अब हम इसका वर्किंग रूल समझाते हैं, लिखते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ क्रैमर्स रूल को यहाँ हमने थोड़ा सा स्टेप वाइज लिख दिया है, जो बात हम समझे हैं। और अब आपको ये थोड़ा ज्यादा बेहतर समझना चाहिए जो हमने लिखा है। इसमें एप्लीकेशन कैसे करेंगे, 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल का। तो सबसे पहले वी फाइंड डेल निकालते हैं। इफ डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, आप समझ रहे हैं, ये केस में तीनों इक्वेशन एक्चुअली इंडिपेंडेंट रहा होगा, तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय दिस, इसको इकट्ठे हमने लिख दिया, बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट विल गिव x डेल 1 बाय डेल, सेकंड एंड लास्ट डेल 2 बाय डेल, थर्ड एंड लास्ट डेल 3 बाय डेल, z का वैल्यू। सेकंड केस में इफ डेल इज जीरो, अगर डेल जीरो होता है तो आपके दिमाग में सारी बात आनी चाहिए जो भी हमने डिस्कस किया। डेल अगर जीरो होता है तो देन देयर अराइज 2 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट, इफ एनी ऑफ डेल 1 डेल 2 डेल 3 इज नॉन जीरो, इसमें से कोई भी अगर एक नॉन जीरो होता है, दिमाग में आना चाहिए, कोई भी अगर एक नॉन जीरो होता है, इट मींस कि एक्स वाई जेड की डिपेंडेंसी जिस स्टाइल से इधर है उस स्टाइल से उधर नहीं है। क्योंकि डेल जीरो हो चुका है, मतलब एक्स वाई जेड में से 2 की डिपेंडेंसी एक पर है, उस केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब सिस्टम विल हैज नो रियल सॉल्यूशन, सिस्टम का रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर कहता है इफ डेल 1 डेल 2 डेल 3 ऑल आर जीरो, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहां पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया प्रोवाइडेड सिस्टम हैज 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। ये तो पहले समझ चुके हैं, 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगा तब की बात कर रहे हैं, उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, वी सॉल्व एनी 2 इक्वेशंस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का कोई 2 इक्वेशन उठाएंगे, क्योंकि कोई 2 पर तीसरा डिपेंडेंट है।
बाई सपोजिंग एनी ऑफ द थ्री वेरिएबल्स इक्वल टू सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तीन वेरिएबल में से किसी को भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट सपोज करते हुए, जैसे हमने कहा से z इक्वल्स के, मान लेते हैं z k है, एंड सॉल्विंग फॉर रिमेनिंग टू वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ k, और बाकी दो वेरिएबल जो बच गए x एंड y उसको सोल्व करेंगे k के टर्म में। सॉल्यूशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो x विल बी सम एक्सप्रेशन इन k, y विल आल्सो बी सम एक्सप्रेशन इन k, z इक्वल्स k, जहां k कोई भी रियल नंबर है। और ये आप समझ ही लिए हैं कि अगर एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगा उस पर अगर आगे सारा कारोबार होगा तो वो सिस्टम का सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, वो ये चीज फेल कर जाएगा। डेल 1 डेल 2 डेल 3 सबका सब जीरो हो सकता है, डेल का जीरो होने के बाद फिर भी सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर अभी हम थोड़ा सा होमोजीनियस सिस्टम समझ लेते हैं, इतना समझने के बाद डिटेल में वो बहुत शॉर्टकट हम समझ लेंगे। पहले समझते हैं ये सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस है क्या। आप समझ सकते हैं पिछले एपिसोड में हमने सेम यही इक्वेशन लिखा था, सिर्फ यहां पर d1 d2 d3 था। तो आप यूं समझिए कि d1 d2 d3 को अगर हम जीरो कर दें तो ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा। जाहिर है d1 d2 d3 था ये, तो उस केस में ये होमोजीनियस नहीं होता क्योंकि सारे का डिग्री सेम नहीं था, कांस्टेंट टर्म एक इन्वॉल्व था इस इक्वेशन में जिसका डिग्री जीरो है। तो एक्चुअली इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन को इक्वेट जीरो के करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा। तो जब यहाँ d1 था तो एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इक्वल्स जीरो, और d1 अगर जीरो नहीं था तो वो होमोजीनियस नहीं होता। तो ये होमोजीनियस सिस्टम का इक्वेशन है तीन। इसमें जो समझने जैसी बात है, पहले कंसेप्ट से ही इसे समझेंगे। आप समझ सकते हैं सिस्टम विल बी ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट एज, यानी सिस्टम हमेशा कॉन्सिस्टेंट होगा, हमेशा इसका सॉल्यूशन होगा, बिकॉज x इक्वल्स y इक्वल्स z इक्वल्स जीरो इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। समझ सकते हैं इसमें कोई मैथमेटिक्स में सिंपल एक बच्चा भी इसको ट्राई कर सकता है कि x y z सबका वैल्यू जब जीरो कर देंगे तो होमोजीनियस है, हर एक टर्म जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल्स जीरो तो होगा ही ना। तो ये सिस्टम को इनकंसिस्टेंट होने का कभी भी खतरा नहीं है, ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट कभी नहीं होगा। क्यों? तो एक सॉल्यूशन इसका ये ऑलवेज इसका होल्ड करेगा, और इस सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। बहुत फेमस नेम है, इसे दिमाग में रखना है, क्वेश्चन इस पर आता है ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल वर्ड का मतलब ये था समथिंग व्हिच इज नॉट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, कुछ ऐसा जो अधिक महत्व की बात नहीं हो। बहुत सारी बातें ट्रिवियल हो सकता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है तो उसका दो हाथ होता है, ये ट्रिवियल है, दो आंख होता है, ट्रिवियल है, जबकि इंफॉर्मेशन ये करेक्ट है, बट ये महत्व की बात नहीं है। तो अंडरस्टूड है कि ह्यूमन बीइंग है तो 2 आईज उसको होगा, क्लियर है। तो ये सिस्टम हमेशा कॉन्सिस्टेंट होगा। अब कहते हैं फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, ट्रिवियल के अलावा अगर कुछ सॉल्यूशन हो सके तो। हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन में अगर डेल जीरो नहीं होता है, समझिए इसका डेल तो वही होगा ना जो पिछले एपिसोड में डेल हमने देखा था नॉन होमोजेनियस में। तो डेल अगर जीरो नहीं होता है तो ऑलरेडी हम समझते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, बिकॉज ऑल द थ्री इक्वेशंस विल बी इंडिपेंडेंट, और यूनिक सॉल्यूशन होगा। और एक सॉल्यूशन इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ऑलवेज है ही, इट मींस वो यूनिक सॉल्यूशन क्या रहेगा, ट्रिवियल ही रहेगा ना, दूसरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही सॉल्यूशन इसका आना है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए इस इक्वेशन में कम से कम एक इक्वेशन को डिपेंडेंट होना पड़ेगा रिमेनिंग टू पर, और ये कब होगा, तो जब x y z में जो आपस में डिपेंडेंसी आपको हमने समझाया था, इसका डेल लेंगे तो डेल विल बी क्या, जीरो, तभी ये पॉसिबल है कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल शुड बी जीरो, सो दैट दिस इक्वेशन मे हैव सॉल्यूशंस अदर देन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर है। कोई क्वेश्चन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर कहता है तो हम डेल जीरो करेंगे तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। और अब एक क्वेश्चन प्रोग्राम प्रॉब्लम टाइप से इसमें हम रखेंगे। प्रोग्राम प्रॉब्लम इन द सेंस की जितनी सारी बात पढ़े हैं ना वो लगभग वो बात उसमें कवर कर जाए। और होमोजेनियस का हम क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं अलग से, है ना, या आप एक्सरसाइज बनाएंगे, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो बस एक क्वेश्चन और देखते हैं जो प्रोग्राम प्रॉब्लम होगा, बाकी क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए क्वेश्चन जो लिया गया है, आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देख रहे हैं, kx प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस के वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस के जेड, और ये साइड में इक्वल्स 1 अगेन के स्क्वायर। कहता है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के, वैल्यू या वैल्यूज ऑफ के सो दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z दिस। फर्स्ट कहता है हैज यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, थर्ड हैज नो सॉल्यूशन,
4 इज कॉन्सिस्टेंट, 5 इज इनकॉन्सिस्टेंट। समझ सकते हैं कॉन्सिस्टेंट का मतलब जिस भी के लिए इसका सॉल्यूशन होगा उसका सेट लिख देंगे तो कॉन्सिस्टेंट कहलाएगा। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब जिसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, हैज नो सॉल्यूशन का जो आंसर होगा वही आंसर इसका भी होगा ना, सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट हो। सही है। तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए हमने क्या किया है, डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3 का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के वहां हमने रख दिया है ना। आप निकाल सकते हैं, जैसे ये डेल का वैल्यू निकालना है तो क्या छोटा सा डिटरमिनेंट है, सीधे इसको एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसी से भी, के यहाँ के स्क्वायर -1 हो जाएगा, फिर -1 ये खत्म होगा, है ना। और इस तरह से फैक्टराइज वगैरह करके डेल का वैल्यू, डेल 1 का वैल्यू, डेल 2 का वैल्यू, डेल 3 का वैल्यू, जहां डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3 कैसे लिखेंगे जस्ट अभी समझे इसको, दोबारा फिर क्या हम समय खराब करें। डेल तो कोएफिशिएंट हो गया एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, और डेल 1 में क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर फर्स्ट जगह पर आ जाएगा, डेल 2 में यही कांस्टेंट टर्म सेकंड पर, और इसमें थर्ड पर, बाकी सब अपने जगह पर जैसे वैसे रहेगा डेल जैसा, है ना। तो एनीवे आप यहां तक पहुंच ही सकते हैं, डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3। और अब हम बारी बारी सोचे हैं, है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, डेल इज इक्वल टू 0। आप समझ सकते हैं डेल 0, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन देख रहे हैं, डेल इज नॉट इक्वल टू 0, उल्टा बोल दिया, डेल इज नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यहां पर देखेंगे कि डेल 0 कहां कहां होता है, एक तो 1 पर होगा और एक -2 पर होगा। समझ सकते हैं बात को, -1 या -1 या -2 ये दोनों में से कुछ भी रखेंगे तो डेल 0 हो जाएगा। उस केस में तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम ऐसा वैल्यू के का रखेंगे जिसमें कि वो डेल 0 नहीं दे। तो डेल 0 देता है 1 पर और -2 पर। तो समझ सकते हैं है यूनिक सॉल्यूशन में के बिलोंग्स टू, इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा रियल नंबर में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसको किसको, एक 1 को और एक -2 को। यहां एक पेयर सेट लिखा और इसे रियल नंबर फैमिली से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इट मींस सारा रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड -2। सही है। हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब दिमाग का मोड थोड़ा चेंज कीजिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब डेल 0 होता है और डेल 1, डेल 2, डेल 3 ये सारा का सारा 0 होता है। डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3 सबका सब 0 होता है, तब आता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आप समझ सकते हैं डेल 0 कहां कहां होगा, देखते चलिए 1 और -2 पर। तो सिर्फ डेल से तो होगा नहीं, डेल 1, डेल 2, डेल 3 को भी 0 होना पड़ेगा। तो ऐसा कॉमन इसमें देखेंगे कौन सा के का वैल्यू जो सबको 0 करेगा। तो ये 1 और -2 पर हो रहा है, और ये के स्क्वायर -1 को 0 कीजिएगा तो +-1 आएगा, इसको 0 कीजिएगा तो 1 आएगा। मतलब ये घुरा फिरा के +-1 पर 0 हो रहा है। ये दोनों में कॉमन क्या है, +1 ही कॉमन आ रहा है ना, और इस 1 पर ये भी 0 है, 1 पर ये भी 0 है। तो k = 1 एक ऐसा चीज है जिस पर कि इसका क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। आप समझ सकते हैं यहां पर देयरफॉर हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए k बिलोंग्स टू, चूंकि सेट कह रहा है तो हम सिंगलटन सेट लिखेंगे जिसमें एक एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, यानी k = 1। सही है, ये क्लियर है ना। डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3 सारा का सारा 0 होगा, ऐसा के चाहिए। हैज नो सॉल्यूशन। समझ सकते हैं नो सॉल्यूशन का कंडीशन कब होता है, जब डेल तो 0 हो जाए लेकिन डेल 1, डेल 2, डेल 3 इसमें से सबका सब 0 नहीं हो। समझ सकते हैं डेल 0 1 पर भी होता है, -2 पर भी होता है, लेकिन 1 पर 0 करेंगे तभी हमने देखा ये सब भी 0 हो रहा है, तो फिर सॉल्यूशन तो हो रहा है इनफाइनाइटली मेनी। तो बच क्या गया, -2, यानी के का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो डेल 0 होगा और बाकी सब 0 नहीं होगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या कहेंगे, तो के बिलोंग्स टू एक सिंगलटन सेट मात्र रहेगा क्या, -2। क्यों, तो के का वैल्यू -2 पर डेल 0 हो रहा है और बाकी डेल 1, डेल 2, डेल 3 में से कोई 0 नहीं हो रहा है। अब इज कॉन्सिस्टेंट, समझ सकते हैं कॉन्सिस्टेंट के लिए सिस्टम का सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन आप देख रहे हैं यूनिक है तो भी सॉल्यूशन कहलाएगा, इनफाइनाइटली मेनी है तो भी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम ये दोनों का यूनियन लेंगे। अब ये सेट और ये सेट का यूनियन लीजिएगा, समझ सकते हैं इसमें सिर्फ 1 को बाहर जो किया गया है ये 1 शामिल हो जाएगा, मतलब रियल नंबर में से 1 को बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि 1 पर तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो रहा है तो सिस्टम कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। कंसिस्टेंसी मतलब क्या, सॉल्यूशन हो उसका, यूनिक हो या इनफाइनाइटली मेनी हो। तो दोनों का यूनियन लेंगे तो यहां से 1 जो बाहर हमने किया है इसको शामिल कर लेंगे। समझ सकते हैं रियल नंबर माइनस इस 1 को हटा देकर सिर्फ -2 करेंगे। तो कंसिस्टेंसी के लिए रियल नंबर और माइनस इसमें क्या, सिंगलटन सेट -2। और इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो। समझ सकते हैं बात को, इनकंसिस्टेंट तो सिर्फ -2 पर ही होगा, क्योंकि के जहां पर भी के वैल्यू के लिए सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होता है, दोनों तो एक ही बात हुआ, इनकंसिस्टेंट कहें या सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं कहें। तो के बिलोंग्स टू इस केस में भी क्या होगा, सिंगलटन सेट -2। सही है।
ऐसे ही बहुत लंबा हो गया वीडियो, तो क्वेश्चन इस पर हम और नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज बनाएंगे अगर इंटरेस्टेड है तो। और बाकी अभी मैं फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मिक्स करके जो भी है एडजॉइंट इनवर्स ये सब की तरफ पढ़ेंगे। ओके।